चलिए पीछे चला। आज हमने बाइकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करना है, BCNF भी बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि इसमें रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन किया जाता है। रिलेशन इज इन बाइकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। अगर कि हर डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की हो तभी वो BCNF में होगा। It can be checked by identifying all determinants and then making sure that all these determinants are candidate key. अब हमें ये चेक करना पड़ेगा तमाम डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो कैंडिडेट कीज हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी और पार्ट आईडी, तो इसके अंदर हम देखेंगे अज्यूम दैट पार्ट नेम इज यूनिक। अगर हम अज्यूम करें कि पार्ट नेम यूनिक है, इट मीन दैट नो टू पार्ट्स कैन हैव द सेम नेम। तो किसी भी दो पार्ट्स के सेम नेम नहीं होंगे। देयर आर नाउ टू कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट कीज हमारे पास कौन सी बनी? प्रोजेक्ट आईडी और पार्ट आईडी जो है ये कैंडिडेट की बनी। और इसके अलावा प्रोजेक्ट आईडी और पार्ट नेम जो है ये भी हमारे पास कैंडिडेट की बन जाएगी। देयर आर फॉलोज। और इसकी जो डिपेंडेंसीज होंगी वो किस तरह से होंगी कि प्रोजेक्ट आईडी और पार्ट आईडी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब डिपेंडेंट है क्वांटिटी यूज्ड के ऊपर। उसकी डिपेंडेंसी जो है क्वांटिटी यूज्ड के साथ है। तो पार्ट आईडी भी सेपरेटली पार्ट नेम के साथ डिपेंडेंट है और पार्ट नेम पार्ट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है BCNF की फॉर्म में आएगा कि जो कैंडिडेट्स की होंगी, जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे कैंडिडेट की के वो क्या होंगे? डिटर्मिनेंट जितने भी होंगे वो कैंडिडेट की भी होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। नीचे एग्जांपल देख लो इसी की। प्राइमरी की के साथ हमने पार्ट नेम को एक अलग टेबल में कर दिया, पार्ट आईडी पार्ट नेम के साथ अलग कर दी, और प्रोजेक्ट आईडी पार्ट आईडी और क्वांटिटी यूज्ड इसको अलग कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी कैंडिडेट की होगी वो हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो कैंडिडेट की भी होंगे। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन BCNF। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन तभी होएगा जबकि वो पहले BCNF में हो एंड हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, और उसकी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज ना हो। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या चीज है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट व्हेन अ रिलेशन हैज एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स। जब भी किसी रिलेशन के 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, 2 of them are multi-valued and their values depend only on third attribute। वो इस तरह से मल्टी वैल्यूड होंगे कि 2 एट्रीब्यूट्स मल्टी वैल्यूड होंगे और वो थर्ड एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, टेबल ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज का टेबल देखें, उसमें क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन हैज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। इस टेबल के अंदर क्या है? स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट है और इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट आईडी जो 100 है उसका सब्जेक्ट मैथ और इंटरेस्ट है रीडिंग। In the above example, a student can study many subjects and can have many interest। इसमें वो ये शो कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट के many सब्जेक्ट और many इंटरेस्ट हो सकते हैं। There are 4 record for student ID 100। अब उसके कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4 रिकॉर्ड्स हैं। This is because we have to use all possible combination of subject and interest to make it clear that a student with any subject can have any interest. Otherwise, it would appear that reading can only occur with math
and tennis can occur only with accounting. तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज क्या बनी कि स्टूडेंट आईडी डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है सब्जेक्ट को भी और इंटरेस्ट को भी, यानी स्टूडेंट आईडी को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं सब्जेक्ट के साथ भी और इंटरेस्ट के साथ भी। अच्छा, हाँ जी, बुक ही चली गई। स्टॉप कर, ठीक, बस ठीक है, थोड़ा सा छोटा करो, बहुत बड़ा हो गया है। बस स्क्रीन पे फिट आए, बस 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 बस, ठीक है। एनॉमलीज इन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज में क्या होता है, सपोज एक स्टूडेंट है, उसने 100 उसकी आईडी है, उसने डिसाइड किया है कि वो एक और कोर्स लेगा इकोनॉमिक्स, तो अगर उसको एडिशन हमें करनी पड़े तो 2 टपल्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी। इसकी रीजन क्या है कि एक टपल हमारा हमें उसका रीडिंग वाले उसके साथ ऐड करना पड़ेगा और एक टेनिस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये उसके ऊपर कैंडिडेट की बीएनएफ फॉर्म की सेटिस्फाई उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, जी, सिमिलरली इफ अ स्टूडेंट वांट टू ड्रॉप अ सब्जेक्ट, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई सब्जेक्ट ड्रॉप करना है तो हमें उसके तमाम टपल्स डिलीट करने पड़ेंगे, यानी उसके तमाम कॉम्बिनेशन रीडिंग वाले, टेनिस वाले, जो भी उसकी रोज बनेंगी वो सब की सब डिलीट करनी पड़ेंगी। ये इसकी एनॉमलीज हैं जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज में आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक नेक्स्ट जो है लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी। लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, a property of decomposition that ensure that no superior tuples are generated when relations are reunited through a natural join operation। ये property of decomposition, लॉस जॉइंट डिपेंडेंसी एक प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन की जो इंश्योर करती है कि कोई भी स्पीरियर टपल्स जनरेट नहीं हुए, और जबकि जो रिलेशन है वो रीयूनाइट किया जाता है एक नेचुरल जॉइन के ऑपरेशन के थ्रू। जब हम किसी भी रिलेशन को नेचुरल जॉइन के थ्रू जॉइन करते हैं तो उसके अंदर नो स्पीरियस टपल्स आर जनरेटेड, उसके अंदर एक्स्ट्रा टपल्स जनरेट नहीं होते। A relation that is decomposed during normalization can be rejoined by using joins to produce the original data। जो रिलेशन होते हैं अगर उसको वो डिकम्पोज हो जाए नॉर्मलाइजेशन के दौरान तो उनको रीजॉइन किया जा सकता है, ओरिजिनल जॉइंस के थ्रू उनको रीजॉइन किया जा सकता है और हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं ओरिजिनल डाटा। अच्छा, अब है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, fifth normal form में relation is in fifth normal form if it has no joint dependency। अगर उसके अंदर joint dependency नहीं होगी तो तब वो fifth normal form में होगा। fifth normal form is also called project join normal form। इसको project join normal form भी कहते हैं। The first 4 normal forms are based on the concept of functional dependency। The fifth normal form is based on the concept of joint dependency। जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है वो डिपेंड कर रही होती है जॉइंट डिपेंडेंसी की बेस पे। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल डोमेन की नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, a relation is in DKNF if every constraint on the relation is logical consequence of the definition of keys in domains। इसका मतलब ये है that a relation is in DKNF if enforcing key and domain restriction causes all of the constraint to be met। अगर कि हमारे पास इन्फोर्स करे की और डोमेन रिस्ट्रिक्शन जो कॉज करती हैं तमाम कॉन्स्टेंट को आपस में मिलाने के लिए, अगर वो हमारे पास इन्फोर्स करें की को, तो ये कैसे कि सपोज देयर इज अ रिलेशन स्टूडेंट सच एज फॉलोज,
हम देखते हैं कि एक रिलेशन है स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, मेजर और क्रेडिट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट और क्रेडिट्स हैं. Suppose a rule that the student ID should have prefix to indicate the type of student. The prefix 1 indicate freshman, 2 indicate spo or homoris, and so on. It can be used to express a general constraint. If digit of SID is 1, then credit must be 0 to 30, so on. The constraint must be expressible as domain constraint or key constraint to convert a relation in DKNF. ये पता नहीं क्या इन्होंने कहानी लिखी हुई है पूरी की पूरी, ये कहानी मेरी समझ से बाहर है. डोमेन की नॉर्मल फॉर्म has no modification in anomalies. Relation in DKNF has no modification in anomalies, a concept of key and domain. ये एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है की का और डोमेन का, और these concepts are fundamental in database environment. डेटाबेस इन्वायरमेंट में ये फंडामेंटल के तौर पे रोल प्ले करते हैं. दे आर रेडीली सपोर्टेड बाय डीबीएमएस प्रोडक्ट्स, और ये सपोर्ट करता है इसको डीबीएमएस प्रोडक्ट. अब ये कुछ डिफरेंट चीजें उन्होंने बताई हैं, पर ये चीजें मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ये इन्होंने क्या कहा है. इसको चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इस पे दिमाग नहीं लड़ता, फिर इसको बाद में देख लेंगे. प्रॉब्लम देखते हैं कि रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं. synonym, a synonym is a type of problem that exists in relations. synonym एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर सकता है रिलेशंस में. synonym क्रिएट होता है when two different names are used for the same information attribute. synonym का हमारे पास प्रॉब्लम तब आता है जब हम सेम नेम यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट नेम यूज कर रहे होते हैं सेम इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. The name of attribute must be same if it exists in two or more relation. तो नेम जो होना है एट्रीब्यूट का वो सेम होना चाहिए अगर कि वो एक या दो से ज्यादा रिलेशनशिप में है. फॉर एग्जाम्पल है, a following example displays two relations with synonym problem. ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास शो कर रही है सिनोनिम प्रॉब्लम को. सप्लायर कोड हम मेंशन कर रहे हैं और फिर सप्लायर आईडी मेंशन कर रहे हैं, तो सप्लायर कोड या सप्लायर आईडी सेम ही होंगी. The above relations are interrelated. The item relation contain information about the items that are supplied by the supplier. The supplier relation has an attribute supplier ID. Supplier की एक supplier ID है. The item relation is referring to supplier ID. तो जो आइटम का रिलेशन है वो supplier ID के साथ है with supplier code, तो that is wrong, जो कि wrong है. It must also use supplier ID in order to refer to supplier ID attribute to supplier relation. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो supplier वाला टेबल है उसके अंदर भी supplier ID या supplier कोड हमें एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, दो नहीं कर सकते. Homonym is a type of problem that exists in relations. A homonym is created when same name is used for two different attributes. तो अब क्या हुआ कि एक ही नाम हमने यूज कर दिया दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए, तो ये प्रॉब्लम अकर होगा. रिडंडेंसी में क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है मल्टीपल फाइल्स में, और म्यूचुअल exclusiveness of data. Mutual exclusiveness क्या कहते हैं डेटा को? The data that does not have overlapping information is known as mutually exclusive data. जिस डेटा के अंदर ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा. अच्छा, मेरे ख्याल से अब हमारा चैप्टर एंड हो गया है. ये हमारे पास कुछ आगे प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, और प्रोजेक्ट 2 सेकंड नॉर्मल फॉर्म. हाँ, ये हमारे पास आगे सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये फिर अब हमने पढ़ तो लिया है, तो अब इनको तो मैं इनको कैसे करें?
देखिए अगर हम लोगों ने फॉर्म्स की हुई है ना, तो ये प्रोजेक्ट मतलब अगर सही से समझी हुई है तो ये तो प्रैक्टिकल फॉर्म हाँ, है, वो तो तो सिंपल इसे बात है ओवरऑल ना। देख देखो लेना फर्स्ट चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हमने डुप्लीकेट रोज सारी खत्म करनी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है जी कि हमने जितने भी टेबल्स हैं उनकी क्या होता है, कौन सी डिपेंडेंसी होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसको हैंडल करना है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने बल्कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। जी ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी खत्म करनी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, यानी हर टपल हर रो अलग अलग होगी। और उसके बाद फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है नहीं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेकंड में पार्शियल डिपेंडेंसी आती पार्शियल है ना। डिपेंडेंसी आती है ना। ठीक है, पार्शियल जी डिपेंडेंसी हमने उसको भी खत्म करना है। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी, उसमें हमने क्या करना है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे फंक्शनल पास डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं ना। जी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखते हैं। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट जो होता है वो नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट ना हो, इस चीज को हमने नॉर्मलाइज करना है। कोई भी नॉन जी की एट्रीब्यूट उसका अलग से टेबल बनाना है। हाँ, उसका अलग से टेबल बना देना है। तो ये चीजें हमारे समझ तो आ गई हैं मेरे ख्याल से। अब फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उसको कन्वर्ट भी किया हुआ है सारा, तो बस जी देखने वाली बात है। तो फिर अब अभी तो फिर नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि अगर कहते हैं तो कल इसको चलो गो थ्रू कर सकते हैं, इसको ओके और साथ में एमसीक्यूज को, इसको और ओके एमसीक्यूज को कल कल हम लोग जो है ना एक दफा देख लेंगे। हाँ ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी वैसे भी हमारे पास कितने 77 है, काफी ज्यादा है। तो इसके सारे मल्टीपल चॉइसेस जो है ना ये कर लेंगे ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 70 एमसीक्यूज ठीक। हमारा प्रिपेयर हो जाएगा जरा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट रह गया है, डेटाबेस वाला, ओ एक्सेल शीट वाला, डेटा जी टाइप, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। इसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे ख्याल से एमएस एक्सेस वाला है। इसके बाद ये जो बीच में चीजें आ रही हैं ये मुझे नहीं लगता पेपर में कहीं मेंशन हुई हुई हैं या कहीं आती हैं। सब क्यूरी, क्यूरी वाला कुछ हो सकता है। क्यूरी वाला पूछ सकते हैं ना, मतलब कोई क्यूरी लगा के तो हाँ, ये आप इसका स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्यूरी क्या लैंग्वेज, आएगा। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज वाला चैप्टर करना पड़ेगा। हाँ, क्यूरी लैंग्वेज वाला हमने करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आ सकता है कुछ ना कुछ। दरमियान से ये जी एक चैप्टर में स्किप कर दूंगी, फिर एमएस एक्सेस वाला थोड़ा सा देख लेंगे, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके। ठीक है, तो बाकी देख लो तुम लोग अगर कोई, हाँ क्लाइंट सर्वर ये वाला, जो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस वाला है ये भी हाँ इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट है, इसमें से चीजें आती हैं, इस तरह की चीजें तो उन्होंने अक्सर पूछी होती हैं क्लाइंट सर्वर वाली। जी क्लाइंट सर्वर वाला है ही छोटा सा चैप्टर, इतना बड़ा नहीं है वैसे। तो उसके अलावा डेटा रिकवरी, डेटा डिपेंडेंसी, कॉन्करेंसी एंड सिक्योरिटी है। और चलो हल्का हल्का ये इन, चैप्टर नंबर 11 में देखें, चैप्टर नंबर 11 में फंक्शंस ऑफ डेटाबेस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो ठीक है उसको कर लेंगे, फंक्शन ऑफ डेटाबेस जो है ना उसको कर लेंगे। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, उसको भी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग चलो स्टॉप की हुई है। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते चलो देख लेंगे ये चीजें।